लोकसभा में 2 दिनों तक संविधान पर चर्चा हुई और फिर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी करीब 110 मिनट तक बोले और इस दौरान उन्होंने गांधी परिवार को अपने निशाने पर रखा। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का अधिकांश हिस्सा गांधी परिवार को कोसने में ही लगा रहा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर अब पक्ष और विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष के लोग प्रधानमंत्री के भाषण को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के संविधान को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का यह सबसे खराब भाषण था। चर्चा संविधान पर हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना था, इसलिए उन्हें पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगता है अभी तक चुनावी माहौल से ही बाहर नहीं निकल पाए हैं और वो संसद में भी चुनावी भाषण देते दिखाई दिए। उनके भाषण में विपक्ष पर ही आरोप दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरह से संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उस पर सफाई नहीं दी। तो संविधान पर हुई चर्चा के बाद क्यों प्रधानमंत्री मोदी हैं विपक्ष के निशाने पर, आज हम इसी मुद्दे पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सबसे तीखा हमला प्रियंका गांधी ने किया है। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा में पहुंची हैं और विपक्ष की तरफ से सबसे पहले उन्होंने ही चर्चा में हिस्सा लिया था। प्रियंका ने अपना जोरदार भाषण दिया, कहा था कि आज का राजा अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहता है, जबकि पहले जो राजा होते थे वो भेष बदलकर शहर में निकलते थे, वो अपनी आलोचना सुनना चाहते थे। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में संविधान पर हुई चर्चा का जवाब दिया तो प्रियंका का बयान फिर सामने आया है। उन्होंने पीएम मोदी के भाषण को बोरिंग बता दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि पीएम ने जो कुछ भी नया कहा है वो नया नहीं है, वो रचनात्मक नहीं है। उन्होंने मुझे बोर कर दिया। दशकों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं स्कूल के मैथ्स के डबल पीरियड्स में बैठी हूँ। नड्डा जी हाथ मल रहे थे, पीएम ने उनको देखा तो वो ऐसी एक्टिंग करने लगे कि वे सुन रहे हैं। अमित शाह जी अपना सिर छू रहे थे, पीछे बैठे पीयूष गोयल जी ऐसे लग रहे थे कि वो सोने वाले हैं। प्रियंका ने कहा कि मुझे लगा कि पीएम कुछ नया बोलेंगे, लेकिन उन्होंने 11 खोखले वादों के बारे में बातें की। अगर उनमें भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो उन्हें कम से कम अडानी पर बहस करनी चाहिए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने सदन में इस बात का खुलासा कर दिया है कि पूरी सरकार अडानी समूह के लिए चल रही है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ नया नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। हमने 2 दिनों तक चली चर्चा में खुलासा कर दिया कि पूरी सरकार अडानी के लिए चल रही है। जिस तरह से आरएसएस और हिंदू महासभा ने पहले दिन से संविधान का विरोध किया था, इसका भी खुलासा हुआ है। वेणुगोपाल ने दावा किया कि राहुल गांधी के भाषण के समय प्रधानमंत्री अनुपस्थित थे, गृह मंत्री अनुपस्थित थे। या तो वे राहुल गांधी का सामना करने से डरे हुए हैं या फिर वे विपक्ष में विश्वास नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शनिवार को लोकसभा में कहा कि विपक्षी दल के माथे पर यह कलंक कभी नहीं मिट सकेगा। कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा कि भाषण के दौरान प्रधानमंत्री गांधी परिवार पर अड़े रहे। वे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की आलोचना करते रहते हैं। उनका ध्यान केवल गांधी परिवार पर है, जिसने इस देश को स्वतंत्रता और संविधान दिलाया। हम इससे परेशान हैं। कांग्रेस सांसद प्रणिति शिंदे ने कहा कि पीएम का पूरा भाषण सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का खेल था। ऐसा भाषण प्रधानमंत्री के लिए उचित नहीं है। मैं हैरान हूं कि उन्होंने एक बार भी धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें याद रखना चाहिए कि यह संविधान के जरिए प्रधानमंत्री वो बने हैं जिसकी नींव कांग्रेस ने ही रखी थी। दरअसल प्रियंका गांधी का फॉर्म देखकर यह लग रहा है कि विपक्ष में एक बड़ा नेता जो है अपने भाषणों को कई तरीकों से रख रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया आई है वो साफ दर्शाता है कि अब आगे आने वाले समय में प्रियंका गांधी और मुखर होकर अपनी बात रखेंगी। दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन किसी को भी पीएम का भाषण समझ में नहीं आया। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि भाषण 11 जुमलों का दोहराव था। यह बहुत लंबा भाषण था। आज हमें 11 जुमलों की शपथ सुनने को मिली। वंशवाद की राजनीति की आलोचना करने वालों की पार्टी में वंशवाद की भरमार है। सच्चाई यह है कि SC, ST, OBC और दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। जल्दी एक दिन आएगा जब जाति जनगणना होगी और लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से उनके अधिकार और सम्मान मिलेंगे। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वंशवाद के खिलाफ बात की, लेकिन दंगों या महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के बारे में सवाल का जवाब नहीं दिया। उनका भाषण आक्रामक था, लेकिन उन्होंने केवल वही कहा जो वो चाहते थे।
जो सवाल हमारी तरफ से उठाए गए, किसी भी सवाल का जवाब पीएम मोदी की तरफ से नहीं दिया गया। साफ है, पीएम मोदी के भाषण में विपक्ष को अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और इसी के चलते ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहस होगी। कांग्रेस का दावा है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने भाषण पर सिर्फ गांधी परिवार को टारगेट किया, वैसा ही वो राज्यसभा में भी करेंगे। लेकिन हम एक बार फिर उम्मीद करते हैं कि राज्यसभा में पीएम मोदी हमारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। वैसे इस बार राज्यसभा में दिलचस्प स्थिति भी दिखाई देगी। एक तरफ विपक्षी दल सभापति के चेयर पर जगदीप धनखड़ को नहीं देखना चाहता, उसकी तरफ से सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया गया है। नियम साफ है कि अगर नोटिस को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, यानी वो सभापति तब तक नहीं रहेंगे जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग ना हो जाए। अगर अविश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो फिर वो सभापति के आसन को संभाल सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा की सहमति हासिल हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। अगर राज्यसभा से पारित प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हो पाता है तो भी यह मान लिया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि अभी तक जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की तरफ से दिए गए नोटिस को स्वीकार ही नहीं किया है। जाहिर सी बात है, संविधान पर होने वाली चर्चा में जगदीप धनखड़ ही सभापति होंगे। ऐसे में चर्चा के दौरान क्या जिस तरीके से लोकसभा में शांति रही उसी तरह से राज्यसभा में भी शांति रहेगी, या फिर विपक्ष का यह कहना है कि जिस तरह सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है उसी तरह से विपक्षी दलों को भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। सभापति को विपक्ष का ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, लेकिन सदन में उल्टा ही देखने को मिलता है। धनखड़ सत्ता पक्ष के लोगों की तारीफ करते हैं और विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो खुद ही सरकार का बचाव भी करने में लग जाते हैं और विपक्ष के सवालों को खारिज करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में अब यह देखना बेहद दिलचस्प है कि राज्यसभा में होने वाली चर्चा में विपक्ष को कितना मौका मिलता है और पीएम मोदी क्या लोकसभा की तरफ ही राज्यसभा में भी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देंगे। क्या वैसा ही सब कुछ रहेगा जैसा लोकसभा में दिखाई दिया? अब इसके बारे में आप अपनी राय हमको जरूर दे सकते हैं। नमस्कार। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।